स्वागत है आप लोगों का आज के तृतीय खंड स्नातक तृतीय खंड के अष्टम पत्र की कक्ष में। आज हम लोग काव्य शास्त्र पढ़ने जा रहे हैं। भारतीय काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र दो प्रकार के हम लोगों के सम्मुख है, सिलेबस में भी है। सबसे पहले हम लोगों को भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ना है, तत्पश्चात हम लोगों को पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ना है। उसमें तीसरा खंड है आलोचना सिद्धांत, हम लोग को आलोचना भी पढ़ना होगा। सबसे पहले आज हम लोग भारतीय काव्य शास्त्र के तरफ चलते हैं और उसको समझने का भरसक प्रयास करते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा कि भारतीय काव्य शास्त्र, ठीक है। सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र से अभिप्राय मूलतः संस्कृत काव्य शास्त्र से है। भारत में जो काव्य शास्त्र लिखा गया, इसके बारे में जो भी बातें मिलती है वो आदि समय की है, बहुत ही पुरानी है, पौराणिक है। और उस समय में हम सभी को भाषा क्रम पता है। सबसे पहले संस्कृत हम लोगों की प्रारंभिक भाषा रही है। तो संस्कृत के आचार्यों ने जो अपने शास्त्र लिखे हैं, संस्कृत के आचार्यों ने जो शास्त्र लिखे हैं काव्य को लेकर, उसके विषय में हम लोगों को बात करना है। तो भारतीय काव्य शास्त्र का मतलब हम लोग संस्कृत काव्य शास्त्र से भी समझ सकते हैं। संस्कृत में साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। साहित्य के लिए ध्यान देंगे, हम लोग जो हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, साहित्य मतलब साहित्य क्या है आप लोगों को पता है, बहुत बार उसकी परिभाषा भी बता चुके हैं। जो हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, साहित्य समाज का दर्पण है, जो समाज में घटित होता है, या जो भी रचनाएं हम लोगों को उसको लेकर के मिलती है, या जनता के चित्तवृत्ति का जो संचित प्रतिबिंब होता है, सब साहित्य है। तो साहित्य जो हम लोग अभी समझ रहे हैं वास्तव में, वो संस्कृत के समय में वह काव्य था। साहित्य जो शब्द है उसको हम लोग काव्य शब्द मानते थे। काव्य शब्द का अर्थ जो हम लोग अभी कविता समझते हैं वो आधुनिक काल में आकर के हुआ है। ये हम लोग पौराणिक बातें कर रहे हैं, शुरुआती बातें हैं। तो साहित्य के लिए संस्कृत में काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। काव्य मतलब उसमें गद्य भी आता है, पद्य भी आता है, जो भी आएगा तो संपूर्ण है। उसमें ध्यान देंगे, आपको अभी जस्ट सामने है कि काव्य मतलब काव्य के दो खंड होते हैं, एक दृश्य काव्य, एक श्रव्य काव्य। दृश्य का मतलब देखने वाला, जो नाटक होता है, ठीक है। और फिर श्रव्य काव्य जिसको हम सुन सकते हैं, जो उसमें दो खंड है, एक गद्य है, एक पद्य है, ठीक है। श्रव्य मतलब सुनना। तो गद्य पद्य इसके दो खंड है। काव्य, अब देख लीजिए, पद्य भी काव्य का खंड है और गद्य भी काव्य का ही खंड है। गद्य में आ जाते हैं कहानी, उपन्यास, निबंध, आलेख, जो भी पत्र आदि पढ़ते हैं वो। और पद्य में कविताएं आ जाती हैं, चाहे वो छंदबद्ध हो नहीं हो, वो अलग बात है, कविताएं बस। गद्य पद्य का मतलब। तो बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया होगा ये डायग्राम। आप लोगों को जो भी मन में शंकाएं होगी सभी का समाधान यह बस एक डायग्राम है, पैटर्न है। आगे है, काव्य से संबंधित विविध पक्षों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को काव्य शास्त्र कहते हैं। ध्यान देंगे, काव्य मतलब, अब बिल्कुल आप लोग समझ लीजिए, काव्य मतलब पूरे संपूर्ण साहित्य। साहित्य से संबंधित अलग अलग जो पक्ष हैं, अलग अलग जो खंड हैं, सभी का अध्ययन करने वाले शास्त्र को हम लोग काव्य शास्त्र कहते हैं। बहुत ही स्पष्ट हो रहा होगा आप लोग। इसमें काव्य के अलग अलग लक्षण, हेतु, प्रयोजन, गुण, दोष आदि का विवेचन किया जाता है कि ये काव्य शास्त्र में काव्य के क्या लक्षण हैं, इसके हेतु, प्रयोजन, गुण, दोष आदि सभी का वर्णन इसमें आपको मिलेगा काव्य शास्त्र में। आधुनिक काल में ध्यान देंगे, आधुनिक काल मतलब समय 1900 के बाद, 1900 ईस्वी के बाद, 1850, 1900 संवत के बाद और 1850 ईस्वी के बाद। आधुनिक काल में काव्य के स्थान पर साहित्य शब्द प्रचलित हो गया। ऐसे में काव्य शास्त्र को ही साहित्य शास्त्र कहा जाने लगा। तो लोग काव्य शास्त्र को साहित्य शास्त्र भी कह सकते हैं, ठीक है। बहुत ही स्पष्ट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब संस्कृत के कुछ आचार्य हैं, उनकी कुछ समय है,
और उनके ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसको हम लोग काव्य शास्त्र तो नहीं कह सकते, लेकिन उसके ग्रंथ हैं। काव्य शास्त्र मतलब वो अपना ग्रंथ लिखे थे, उसको काव्य शास्त्र मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, वो हम बाद में देखेंगे। बस इतना देख लीजिए कि ये सब संस्कृत के आचार्य रहे हैं, और इनका समय ध्यान दीजिए। सबसे पहले दूसरी सती में आते हैं भरत मुनि। भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिखते हैं, और कहा जाता है कि काव्य शास्त्र का सबसे पहला ग्रंथ नाट्य शास्त्र ही है। और नाट्य शास्त्र एक संपूर्ण काव्य शास्त्र है, इसमें विभिन्न विधाओं को लेकर नाटक को मूल रूप से लेकर के काव्य तक आते हैं उसमें भरत मुनि, और बहुत ही बारीकी से बात किया है उन्होंने। उसके बाद भामह आते हैं छठी सती में, दंडी, उद्भट, वामन, रुद्रट, आनंदवर्धन। अब आगे बहुत सारे हैं, राजशेखर, भट्टतौत, अभिनव गुप्त, कुंतक, धनंजय, महिम भट्ट, भोजराज, क्षेमेंद्र, मम्मट, आगे बहुत सारे हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण इधर भी हैं, विश्वनाथ, जयदेव, विश्वनाथ, विद्याधर, उसके बाद फिर नीचे पंडित जगन्नाथ तक आते हैं। तो जो हम मूल रूप से अंडरलाइन किए हुए हैं रेड पेन से, कुछ कुछ बाकी भी है जिसमें बता देंगे हम, आप लोगों को नोट करना है तो वो हम बता देंगे। तो ये सभी उनके समय है, इनका जो है ग्रंथ है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। जब आप लोग नोट करेंगे तो हम बता देंगे आप लोगों को कौन कौन सा, इसमें आप लोगों को हम वॉइस मैसेज कर देंगे आपको कौन कौन सा नोट करना है, उसका नाम आप लोग इसमें नोट कर लीजिए। जो रेड पेन लगा है वो तो निश्चित रूप से करना ही है, बस एक दो इसमें है जिसमें नहीं लगा हुआ है, जो जरूरी है उनको समझना। उसके बाद हम चलते हैं सीधे। अब देखिए यहाँ पर अभिनव गुप्त ने 4 ग्रंथ की रचना की है। अभिनव गुप्त, देखिए यहाँ पर है अभिनव गुप्त, जो कि 10वीं सदी में है। तंत्रालोक नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा है 10वीं सदी में। इन्होंने 4 ग्रंथों की रचना की। अब इनमें से 3 टीका के रूप में रचित ग्रंथ है, ध्यान देंगे टीका। अब नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि है उसके ऊपर उन्होंने टीका लिखा, अभिनव भारती। नाट्य शास्त्र भरत मुनि का है। उसमें आनंदवर्धन का जो ग्रंथ है ध्वन्यालोक, उस पर उन्होंने टीका लिखा, ध्वन्यालोक लोचन। और एक भट्टतौत का रचना है काव्य कौतुक, उन पर उन्होंने टीका लिखा, काव्य कौतुक विवरण। और एक अन्य ग्रंथ रत्न एवं तंत्र शास्त्र का उत्कृष्ट दार्शनिक ग्रंथ तंत्रलोक है। हम जो आप लोग पढ़े हैं अभिनव गुप्त का मूल ग्रंथ है, और 3 उन्होंने टीका लिखा है। क्षेमेंद्र के ग्रंथ निम्नलिखित है। क्षेमेंद्र बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, उनके 4 ग्रंथ हैं, वो आप लोगों के समक्ष है। कवि कंठाभरण, सुवृत्त तिलक, औचित्य विचार चर्चा, दशावतार चरित्र। फिर अप्पर दीक्षित की ग्रंथ निम्नलिखित है, वृत्तिवार्तिक, चित्र मीमांसा, कुवलयानंद। ये सभी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथों में से है, इसलिए इसका नाम अच्छे से अलग से दिया हुआ है। आगे ध्यान देंगे, नीचे देखेंगे आप लोग कि प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ एवं उनके संबंध जानकारी। अब सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे कि नाट्य शास्त्र, बताया था आप लोगों को हम, नाट्य शास्त्र बहुत ही संपूर्ण, अपने आप में बहुत ही पूर्ण ग्रंथ है। तो भरत मुनि ने स्वयं नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा है। वेद कितने हैं? 4 है ना, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। लेकिन 5वां वेद नाट्य शास्त्र कहा है भरत मुनि ने, पंचम वेद कहा। इसमें 36 अध्याय हैं, लगभग 5000 श्लोक हैं, यह भी याद करने की आवश्यकता है। काव्य का विवेचन वाचिक अभिनय के प्रसंग में किया गया है। वाचिक अभिनय, वाचिक मतलब देखना, मतलब आप उसको पढ़ के अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, इस प्रकार के उसमें प्रसंग दिए गए हैं। काव्यालंकार, अगला काव्यालंकार। काव्यालंकार जो है भामा छठी सदी में लिखते हैं। काव्यालंकार दूसरे नंबर पर है, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। काव्यालंकार में 6 परिच्छेदों में व्यक्त ग्रंथ है, रचयिता भामा है। काव्यादर्श, ये भी 4 परिच्छेद में लगभग 650 श्लोक है। देखिए ये सब अभी आपको हम बिल्कुल संक्षिप्त रूप में बता रहे हैं, बहुत ही बारीकी रूप में हम पुनः इसको चर्चा करेंगे कि भारतीय काव्यशास्त्र क्या हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ। अभी आप लोग बस जिज्ञासा उत्पन्न कीजिए, और आप लोगों के पास जो भी भारतीय काव्यशास्त्र की पुस्तकें हैं उसको प्रारंभ से पढ़ना प्रारंभ कीजिए, शुरू कीजिए, और उसमें भी समस्याएं आएंगी, फिर भी पढ़िए और उस पर फिर से बात की जाएगी।
हम इसीलिए अभी बता रहे हैं कि आप लोगों को कंसेप्ट रहेगा तो पढ़ने में बोर नहीं महसूस करेंगे ना, उदासी आलसपन नहीं आएगा। इसलिए वैसे काव्य शास्त्र शुरू में पढ़ने में किसी को मन नहीं लगता है, लेकिन जब समझने लगिएगा, अच्छा लगेगा तो पढ़ने लगिएगा। इसीलिए फिर काव्य अलंकार सूत्र है, उसमें देखिए कि इसकी रचना सूत्रों में की गई है और सूत्रों पर वृत्ति लिखी गई है। 5 परिच्छेद और 329 सूत्र है। सूत्र मतलब ऐसी बातें लिखी गई है जिसको खंडित करके आप बहुत सारी बातें समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे बहुत सारे पुस्तक की रचना इसी प्रकार से की गई है, आप लोग उसको पढ़ के समझ लेंगे, इसमें कुछ अलग से समझाने की आवश्यकता नहीं। अब काव्य के लक्षण क्या है, इस पर थोड़ा समझने की बात है। अब ध्यान देंगे, जो भी विद्वान, संस्कृत विद्वान का इतना बड़ा सा लिस्ट देखे हैं, वो अलग अलग विधा में अलग अलग अपना विचार दिए हैं। ये काव्य लक्षण में कुछ विद्वानों ने अपना सूत्र वाक्य दिया है कि काव्य लक्षण क्या होते हैं। फिर काव्य हेतु में जाइएगा तो वही विद्वान फिर से काव्य हेतु के लिए अलग सूत्र देते हैं। फिर काव्य प्रयोजन में जाइएगा तो उसी वही विद्वान सब अलग अलग अपना काव्य प्रयोजन के लिए सूत्र देते हैं, अपना कथन देते हैं, वक्तव्य देते हैं। सबको अलग अलग चैप्टर वाइज याद करना होगा, उसका अर्थ समझना होगा, उसको ध्यान में रखना होगा। ध्यान देंगे काव्य लक्षण पर। काव्य की परिभाषा ही काव्य लक्षण है। काव्य की परिभाषा, काव्य क्या है ये आप लोगों को मैं बताया है अभी तुरंत, और वही काव्य लक्षण है, उसमें अलग से कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। संस्कृत के साथ पाश्चात्य काव्य शास्त्र और हिंदी में भी काव्य लक्षण के उल्लेख प्रयास हुए हैं। पाश्चात्य में भी संस्कृत के लक्षण, काव्य लक्षण मिलते हैं। आप लोग अभी फिलहाल संस्कृत के काव्य लक्षण देखेंगे, हम लगभग सभी विद्वान का वो अंडरलाइन, वो हाईलाइट कर चुके हैं, लेकिन लगभग जो भी नाम है इसमें सभी महत्वपूर्ण ही है, ठीक है। लेकिन उसमें से भी कुछ महत्वपूर्ण है जिसको हमने ठीक कर दिया। ये तो नाम आपके जुबान पर रहना चाहिए, भामन, दंडी, वामन, रुद्रक, आनंदवर्धक, कुंदन, मम्मट, क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र का भी नाम होना चाहिए, विश्वनाथ, विद्याधर, जगन्नाथ, ये सब नाम होना चाहिए आपके जुबान पर। हेमचंद, क्षेमेंद्र, जयदेव सभी महत्वपूर्ण है, भोजराज भी महत्वपूर्ण है, सभी महत्वपूर्ण है इसमें। सभी का अपना अपना काव्य लक्षण को लेकर के सूत्र है। सबसे पहले भामह ने कहा, शब्दार्थों सहित तो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा। काव्य लक्षण क्या है? शब्दार्थ, शब्दार्थों सहित काव्यम, शब्द और अर्थ के साथ जो काव्य की रचना होती है, चाहे गद्य में हो पद्य में हो, वह काव्य का लक्षण। मतलब शब्द के साथ अर्थ भी उसमें संलग्न होना चाहिए। इसी प्रकार से सभी ने अपना अपना वक्तव्य दिया है। आप लोग जब टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे उसमें आप लोगों को अलग अलग सभी सूत्र का हिंदी अनुवाद भी मिल जाएगा और ये उसका संदर्भ भी पूरा संपूर्ण मिल जाएगा। ये आप लोगों को हम बस एक शॉर्ट नोट्स टाइप बता रहे हैं, तो संपूर्ण जानकारी आप लोगों को नहीं मिलेगी, उसके लिए आप लोगों को पुस्तक पढ़ना आवश्यक है। ध्यान देंगे, रामचंद्र शुक्ल ने काव्य लक्षण के बारे में कहा है, ध्यान देंगे। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं। आज हम पढ़ रहे थे कविता क्या है, उन्होंने रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध है कविता क्या है, वही निबंध आज हम पढ़ रहे थे। उसमें ही यह पंक्ति मुझे मिली थी, देखिए आज यहाँ पर भी टकरा गया। दूसरी पंक्ति भी वहीं से ली गई है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था, आत्मा हमारी मुक्त है, ज्ञान दशा कहलाती है। ज्ञान दशा मतलब हमें कितना ज्ञान है, उसकी क्या अवस्था है, आत्मा कितना उन्मुक्त है, वह कहलाती है। उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था जो है, हमारी हृदय में जो भी भाव उत्पन्न होते हैं स्वतः, वही रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए, है ना, हृदय हमेशा किसी चीज से बंधा नहीं रहे, उन्मुक्त रहे, जो भी भाव आए वो स्वतः आ जाए। मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है ना, हमारे मन में जो भी भाव उपजते हैं, जो हम बोलना चाहते हैं, शब्द विधान करती आई है,
उसे ही हम कविता कहते हैं। जो हमारे मन की उपज होती है, हम इस संसार को देखते हैं, समझते हैं, और हमारे मन में, हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो भी बातें आती है, उसे हम कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं। साधना मतलब वह यह जो पूरी संपूर्ण प्रक्रिया है, उसको साधने की जो कला है, साधना है, उसे हम भाव योग कहते हैं। भाव योग हमारे भीतर जो फीलिंग है, भाव है, उसके जो एकत्रीकरण है, भाव योग वो है। और कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं। संपूर्ण प्रक्रिया जो है वो हमारे कर्म योग मतलब हम जो कर्तव्य करते हैं, और हमारे ज्ञान योग जो हमारा ज्ञान है हमारे पास, उसके हम बहुत ही नजदीक मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल फिर कहते हैं कि कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों से संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है। आप लोग भी यह अनुभव किए होंगे, पार्ट 2 में आप लोग बहुत सारी कविताएं पढ़ रहे थे, नागार्जुन या मुक्तिबोध और अन्य अन्य समकालीन कवियों को पढ़ रहे थे, या फिर आप विद्यापति को ही पढ़े, या फिर आप अमीर खुसरो और कबीर को ही पढ़े। जब आप पढ़ेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे, तो आप बिल्कुल उसके करीब चले जाएंगे, उसके समीप चले जाएंगे। आप सारी दुनिया को भुला करके आप उस समय के समकालीन हो जाएंगे। वही रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल के ऊपर उठाकर, हमारा जो मन एक सीमित दायरा में सोचता रहता है, जो हम आम जिंदगी में जीते रहते, दिनचर्या में घूमते टहलते रहते हैं, जब आप कविता पढ़ते हैं, उस संदर्भों को समझते हैं, तो आप एक उस संकुचित दुनिया से ऊपर उठकर एक लोक सामान्य भाव भूमि से भाव भूमि पर ले जाती है। तो लोक सामान्य जो जो सामान्य लोग हैं, उससे आपको ऊपर उठाकर एक भाव भूमि पर ले जाती है, एक ऐसी जगह ले जाती है, एक ऐसी जगह की कल्पना कराती है जहां आप कभी नहीं पहुंचते थे। यही कविता है, जहां जगत की नाना गतियों की मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। बहुत ही स्पष्ट हो रहा होगा आप लोगों को, है ना। एक कविता जब आप लोग पढ़ते हैं, मतलब आप खुद पर आप अपना लीजिए कि आप जब कविता पढ़ते हैं, कितने काल्पनिकता में जीते रहते हैं, कहाँ चले जाते हैं भाव भूमि पर, और मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार होता है, मतलब है ना, इमोशनल हो जाते हैं, उस समय को सोचते रहते हैं, उसमें घुल मिल जाते हैं, उस पात्र के साथ रोते हैं, हंसते हैं, उस पर ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, क्रोध करते हैं। शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है, मतलब जैसा उसमें भाव रहता है, उसके साथ हम लोग घुल मिल जाते हैं। कितनी अच्छी बात कही है उन्होंने। यही तो लक्षण है काव्य का। ये सब नहीं होगा तो काव्य नहीं कहलाएगा। आगे प्रेमचंद ने कहा है, साहित्य जीवन की आलोचना है। जीवन, हमारा संपूर्ण जीवन है, उसकी जो आलोचना, आलोचना मतलब उसके में भला बुरा जो भी है, सभी चीज को देखना क्या है, साहित्य है। और साहित्य को ही मैं काव्य समझता हूँ। संस्कृत वाले आचार्य काव्य समझते हैं, वही काव्य है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। काव्य जो है हमारे आत्मा की संकल्पनात्मक, हम जो सोचते हैं, संकल्प करते हैं, मन में ठानते हैं, उसकी अनुभूति है कविता, काव्य, साहित्य। इसका संबंध विश्लेषण या विज्ञान से नहीं है ना। उसका संबंध हम विज्ञान, हर चीज को प्रूफ नहीं कर सकते, बस वो हमारे मन में आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। रुद्रानंदन पंत कहते हैं, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। हमारे परिपूर्ण क्षणों मतलब हम लोग जितने जीवन में देखते हैं, अनुभव करते हैं, उस सभी समय का वाणी है। माधवी वर्मा कहती है, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। कवि विशेष, कवियों में भी जो भाव होता है, उसमें जो विशेष होता है, उसे हम कविता कहते हैं, उसकी भावनाओं का जो चित्रण है। तो बहुत अब अधिक बताने की आवश्यकता नहीं, आपको समझ लिया मेरे लक्षण क्या चीज है। आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत सारी बातें हैं, नगेंद्र ने कही, ये ने कही है। पाश्चात्य काव्य लक्षण भी कुछ है, इसको भी देख लेना चाहिए। वर्ड्सवर्थ, ड्राइडन, कॉलरिज, इन सभी ने कहा है। पीवी शैली, मैथ्यू आर्नल्ड। लेकिन दो हम लोग समझ लेते हैं। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ
पावरफुल फीलिंग्स। वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि कविता हमारे प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। ये पंक्ति बिल्कुल याद रखिएगा, वर्ड्सवर्थ ने कहा है, बहुत ही फेमस पंक्ति है कि कविता हमारे प्रबल भावों का, हमारे मन में जो एक ऐसी भावना जो प्रबल हो जाती है, उसका सहज, बहुत ही साधारण रूप से जो एक दर्शाया जाता है। हमारे मन में जो भी भावनाएं बहुत ही एग्रेसिव उठा करके रहती है, उसे हम बहुत प्यार से दर्शाते हैं, बहाते हैं, वही क्या है, काव्य है। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है, कॉलरिज ने कहा है। आगे आप लोग हैं, होशियार हैं, पढ़िएगा ही तो इस प्रकार से। आगे काव्य हेतु है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा आप लोगों को, क्योंकि देखिए क्लास छोटी चले लंबी चले, समझ में आना चाहिए। तो आज आप लोग जाइए घर पर, टास्क में ये ले लीजिए कि आप लोग भारतीय काव्य शास्त्र उल्टाइएगा और काव्य क्या है, काव्य शास्त्र क्या है, शास्त्र क्या है, इस पर पढ़िएगा और प्रारंभ कैसे हुआ ये पढ़िएगा। फिर आपको उसमें काव्य लक्षण दिखेंगे, आप काव्य लक्षण पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। समझ में भी अच्छे से अब आप लोगों को आएगा, निश्चित रूप से आएगा। इसके बाद आप लोग काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन को आप अपने स्तर से पढ़िएगा, ताकि हम अगले कक्ष में कल पढ़ाएंगे उसको तो आप लोग अच्छे और बेहतर तरीके से समझेंगे। इसलिए आप लोग कल और बेहतर तरीके से काव्य हेतु काव्य प्रयोजन समझने के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद।